रिकॉर्ड ऊंचाई पे पहुंचने के बाद निफ्टी में हल्की सी मुनाफा वसूली। दिन के शिखर से करीब 125 पॉइंट फिसल कर निफ्टी 24,700 के करीब। रिलायंस, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल और एल&टी ने बनाया दबाव। मिड कैप में तगड़ी मुनाफा वसूली। आईटी को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स में दबाव, करीब 2% फिसले मेटल, रियल एस्टेट और सरकारी कंपनियों का इंडेक्स। वहीं ऑटो, फार्मा और कैपिटल गुड्स भी 1% नीचे। बाजार को पसंद आए इन्फोसिस के पहली तिमाही के नतीजे। शेयर 3% चढ़कर बना वायदा का टॉप गेनर। हालांकि ऊपरी स्तरों पर शेयर में थोड़ी मुनाफा वसूली। अच्छे रिजल्ट के बाद कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस भी बढ़ाया। और शानदार नतीजों के बाद परसिस्टेंट में तगड़ी मुनाफा वसूली। शेयर 5% फिसला। वहीं एल&टी टेक सर्विसेज के भी रिजल्ट के बाद कमजोरी। शेयर और आ जाएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। साल दर साल रेवेन्यू में करीब 10% का उछाल संभव। ऑयल एंड गैस, रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म्स का शानदार प्रदर्शन रहने की उम्मीद। आरआईएल के अलावा निफ्टी की 4 कंपनियों विप्रो, अल्ट्राटेक, बीपीसीएल और जेएसडब्ल्यू स्टील भी पेश करेगी रिजल्ट। तो मार्केट में जो स्थिति है वो इस समय करीब 900 पॉइंट नीचे है मिड कैप। ज़्यादातर दबाव मिड कैप की तरफ से आ रहा है, इसलिए एडवांस डिक्लाइन भी बिगड़ा हुआ है, 1:5 के आसपास है। निफ्टी 100 पॉइंट नीचे लगभग है, 95 पॉइंट प्रिसाइसली। तो एक टॉप पे जाके प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अच्छा, ये आज ग्लोबल फिनोमेना था। यूएस में भी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि अलग अलग कारणों से, लेकिन आज का दिन मुनाफा वसूली का था। तो आप अपने सोशल मीडिया पे, मेरे सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म्स पे जो है सवाल पूछिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाके अपना सवाल डालें और अपने लोकेशन ज़रूर लिखिएगा। एक क्विक चेक लेते हैं सर्वेंद्र जी से, आज जो हमारे मेहमान हैं, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। फिर सवाल लेते हैं। सर्वेंद्र जी, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, 24,700 पे टिका हुआ है अभी। जी, बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, अब हफ्ते का एंड है और थॉट यही था कि इस हफ्ते का फिल्टर लगाया था 24,600 पे। तो परसों तक तो 24,600 पे ही थे आप। कल जो एक शानदार एक ये रैली रही है, आई थिंक एक शॉर्ट कवरिंग की रैली रही, और उसमें आपने देखा कि इंडेक्स ने तकरीबन 200 पॉइंट गेन किए, तो 24,800 तक हम पहुंचे थे। बट ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आज आया है, तो आज का वीकली क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी यही कहा था कि 24,600 के ऊपर एटलीस्ट आप वीकली क्लोज करिए, या एटलीस्ट 2 दिन क्लोज करिए, 2-3 दिन। तो आज दूसरा दिन है, अगर 24,600 के ऊपर किसी कारण से बंद होता है निफ्टी खाली, तो पॉसिबली शॉर्ट टर्म के लिए वहां ट्रेंड थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। बट जब मैं बाकी सारे इंडाइसेस देखता हूं, तो वहां नीरज जी थोड़ा अलग सेटअप है। निफ्टी लास्ट 3 हफ्ते से 7-8 नए हाई मार चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी लास्ट 3 हफ्तों में एक भी फिर नया हाई नहीं मार चुका है। ये एक बड़ा विरोधाभास है, और हमारे लिए भी इस तरह की रीडिंग्स बहुत रेयर होती हैं, सालों में कई बार, एक आध बार बनती हैं। तो अब क्या करें, देखना पड़ रहा है। बट कंफ्यूजन है, इसमें डाउट नहीं है। दोनों इंडाइसेस को देखेंगे तो लगता है कि बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे खींचेगा, या निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। ये आई थिंक आज की क्लोजिंग में पॉसिबली ये आंसर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर 24,600 के ऊपर बंद हुए, तो फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा और गहन अध्ययन वीक में करूंगा, तो मंडे को एक बेटर पिक्चर दे पाऊंगा। बट फिलहाल ये है कि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं है और निफ्टी में ब्रेकआउट है, तो थोड़ा सा विरोधाभास बना हुआ है। अच्छा, 2 स्टॉक आपकी सामने है, एक परसिस्टेंट और दूसरा इन्फोसिस जी। किस में बाइंग करनी चाहिए, किस में सेलिंग करनी चाहिए? देखिए, मैं तो हमेशा बड़े नामों के साथ हमेशा जाने की मैंने कोशिश की है, तो थॉट यही रहेगा, अगर अगर आप मुझे चॉइस दे रहे हैं तो फिर इन्फी बाय करिए और परसिस्टेंट सेल करिए, जब आप मुझे वो सवाल पूछ रहे हैं। बट निफ्टी आईटी की भी जो हमने लास्ट शो में चर्चा की थी, कि जो सारे टारगेट लग रहे थे, वो सारे निफ्टी आईटी के टारगेट मुझे जो लग रहे थे वो आ गए। नीचे मैंने एक ही कवायद की थी कि भाई डिफेंसिव में प्ले करें, एफएमसीजी, आईटी और फार्मा। तो आईटी इंडेक्स ने बहुत शानदार टारगेट दे दिए। 32,000 वाला इंडेक्स 40,000 हो गया, तो क्लोज टू ऑलमोस्ट 25% के रिटर्न आपको एक बड़े इंडाइस में मिल चुके हैं। तो आई थिंक नए समीकरण, नए रिस्क रिवॉर्ड्स मेरे लिए यहाँ से नहीं बनेंगे, क्योंकि मेरे सारे टारगेट्स अब आए हुए हैं निफ्टी आईटी में। बट यस, जिनके पास है और जब तक मोमेंटम बना हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके बने रह सकते हैं, बने रहें। थोड़ा मुनाफा बांधना चाहें तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, टारगेट्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो बड़े नाम के साथ ही क्यों जाना चाहते हैं आप? सर, हमने इसकी चर्चा की है। देखिए, लिक्विडिटी, टेक्निकल ट्रेडर के लिए लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सबसे लिक्विड शेयर रहता है, वहां पे आपकी इंपैक्ट कॉस्ट कम रहती है। लेने बेचने के समय का जो बेसिस होता है वो कम रहता है। प्लस जब आप स्टॉप लॉस करना चाहते हैं,
देखिए लेना बहुत ईज़ी है, किसी भी भाव से खड़े रह के आप धीमे-धीमे माल आ रहा है ले लीजिए। बात टेक्निकल ट्रेडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तब आती है जिस दिन उसको स्टॉप लॉस किसी कारण से करना पड़ता है। तो स्टॉप लॉस पे फिर वो सडनली सारे स्टॉप लॉस किसी लोगों के स्टॉप लॉस तकरीबन तकरीबन उन्हीं जी। एरियाज़ पे लगे रहेंगे, किसी मूविंग एवरेज पे लगे रहेंगे, किसी स्विंग लो पे लगे रहेंगे। जब वो ट्रिगर हुए, उस समय अगर लिक्विडिटी नहीं हुई, तो आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा या आपको इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। आपको चालू बाजार भाव से ₹2, ₹4, ₹5 नीचे करके बेचना पड़ेगा। तो इम्पैक्ट हुँ। कॉस्ट और बेसिस हमेशा लिक्विड शेयर में कम होता है और इलिक्विड शेयर्स में ज़्यादा होता है। तो अगर ट्रेड करने का मौका मिले, 2 चॉइस मिले, मैं हमेशा लिक्विड स्टॉक के साथ जाऊँगा। पहले मैनेजमेंट। लिक्विड जो कंपैरेटिव है, मतलब एक शेयर 10 लाख ट्रेड हो रहा है, एक शेयर 2 लाख ट्रेड हो रहा है, तो मैं 10 लाख वाले के साथ जाऊँगा। आप मुझे एक शेयर देंगे 2 लाख वाला और एक शेयर 50,000 वाला, तो मैं 2 लाख के साथ जाऊँगा। तो लिक्विडिटी इज़ रिलेटिव टू द चॉइस। कौन-सा शेयर में कब व्यू लेना है और उस समय और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, सबसे लिक्विड ऑप्शन के साथ हमेशा जाने की कोशिश सबको करनी चाहिए। अच्छा, सवाल जवाब से पहले मैं एक हैवेल्स के मैनेजमेंट से बात करना चाहता हूँ। कंपनी ने पहली जी। तिमाही में करीब 20-21% की ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू में, और मार्जिन भी 10% के आसपास ले आए, 9.99% तक। और ये समर सीजन इस कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया गया है, तमाम उन कंपनियों के लिए जो कूलिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट में बिजनेस करती हैं। बातचीत करेंगे सीएमडी अनिल राय गुप्ता जी से। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और नतीजे वाकई बहुत बढ़िया, और ऐसा आपने अनुमान Q4 के रिजल्ट के समय जब हम लोग बातचीत किया तो आपने लगाई थी। क्या ऐसे ही नंबर की उम्मीद थी कि और इससे ज़्यादा की, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी समर गया है? नहीं, देखिए हम लोग एक पॉजिटिव आउटलुक लेके रखते हैं, बट इस बार कुछ समर ने भी साथ दिया, क्योंकि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स, एयर कंडीशनर्स जो कि एक साइजेबल प्रोडक्ट है, फैंस, एयर कूलर्स, उनमें सभी में एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और ग्रोथ के साथ ऑपरेटिंग लेवरेज का एक एडवांटेज मिलता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी का भी फ़ायदा तो मिलता ही है। और लॉयड, जैसे हम कई क्वार्टर्स से बात कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव जर्नी की तरफ चल रहा है, जहाँ पे जिस तरह की एफिशिएंसीज मैन्युफैक्चरिंग में आनी चाहिए वो अब हमको देखने को मिली हैं। तो ओवरऑल सब चीज़ें इकट्ठे होके आई थिंक इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड क्वार्टर फॉर एंड एज गुड एज आवर एक्सपेक्टेशंस। तो वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस। ओके, तो ये थी उम्मीद है। अच्छा, अब चूंकि शुरुआत आगाज़ बहुत बढ़िया हो चुका है, और उसके साथ एक चीज़ ये भी है कि समर भी चला गया है अब, तो आने वाली तिमाहियाँ यानी Q2 ऑनवर्ड्स का बिज़नेस कैसा रहेगा, ये भी एक ध्यान रखना चाहिए कि आगे फेस्टिवल सीजन भी लगा हुआ और आपके प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो कैसा प्रदर्शन आने वाली तिमाहियों में रहेगा? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो सीजनैलिटी तो हमारे बिजनेस में है ही, स्पेशली खासकर लॉयड में, क्योंकि लॉयड में एक साइजेबल बिजनेस 70-75% बिजनेस एयर कंडीशनर से आता है, जो कि सेकंड और थर्ड क्वार्टर जो एक वीक रहता है। लेकिन अगर हम पिछले सालों से कंपेयर करें तो हमको लगता है कि इस साल एक अच्छी ग्रोथ रहनी चाहिए, बोथ इन लॉयड एज वेल एज इन हैवेल्स, क्योंकि हैवेल्स में भी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड अभी कंटिन्यूड बरकरार है। खासकर इलेक्शन के टाइम पे फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा स्लो डाउन भी था, तो एक्सपेक्टेड है कि वो सेकंड क्वार्टर से थोड़ा वापस ऑर्डर इनफ्लो बेटर होना शुरू हो जाएगा। एंड जहाँ तक रियल एस्टेट और कंज्यूमर सेगमेंट का सवाल है, आई थिंक उसका एक एडवांटेज अब थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मिलना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में। तो जस्ट नॉट जस्ट फेस्टिवल सीजन, बट ओवरऑल अंडरलाइंग डिमांड शुड स्टार्ट इंक्रीजिंग। ओके अनिल जी, मार्जिन आपके बहुत अच्छे आए हैं, लगभग 2 डिजिट के आसपास पहुंच गए, लेकिन हम लोगों को उम्मीद थी, बाजार को उम्मीद लग रहा था कि और इससे भी बेटर आएंगे। तो क्या ये एक्सपेक्टेशन रखा जाए कि आने वाले समय में मार्जिन और इम्प्रूव होंगे, इस बात को भी ख्याल में करते हुए कि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है थोड़ी सी? एक्चुअली क्या है कि अगर हम पिछले 6 महीने को देखें तो एक रॉ मटेरियल का भी एक इम्पैक्ट रहा है, सडन इंक्रीज वापस आया, जो कि एक थोड़ी स्टेबिलिटी आई थी पिछले साल में। तो एक सडन इंक्रीज आने से थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है मार्जिन्स में। हैवेल्स में खासकर अगर हम देखें तो हमारा एक 13 से 14, कभी 14.5% के बीच में मार्जिन रहता है स्टैंड अलोन हैवेल्स में, जो कि इस बार थोड़ा इम्पैक्टेड रहा। बट अदरवाइज हमको लगता है कि जिस तरह के प्राइसिंग एक्शंस हुए हैं और जिस तरह का रॉ मटेरियल स्टेबल होने की तरफ है, तो आने वाले टाइम में हम लोग एक अच्छा मार्जिन देख पाएंगे। लॉयड का जहाँ तक सवाल है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन्स वेरी होते हैं बिकॉज ऑफ सीजनैलिटी, बट आई थिंक एक जनरल पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ भी है अब लॉयड।
ओके अनिल जी, वायर एंड केबल्स वाला बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा था? क्या वायर वाले में थोड़ी सी नरमी है क्या? जनरली हैवेल्स के केस में वायर ऑलमोस्ट 60-65% वायर का बिजनेस रहता है केबल्स के। और वायर जिस तरह का रियल एस्टेट डिमांड इंडिया में चल रहा है, वायर अच्छा रहना चाहिए। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में वायर इटसेल्फ में डी ग्रोथ देखी गई, वो इस वजह से कि सडन एक रॉ मटेरियल में फ्लक्चुएशन आई थी इन द मंथ ऑफ जून, जिससे काफ़ी मार्केट में डी स्टॉकिंग हुई है। तो उस वजह से भी लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में वापस, क्योंकि जब स्टॉकिंग होनी शुरू होगी, डिमांड नॉर्मलाइज होगी, तो वायर भी अच्छा करना चाहिए। अनिल जी, बजट एकदम सामने खड़ा है और सब लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो आप लोग भी और आपकी इंडस्ट्री भी सोच रही होगी कि कुछ कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी होनी चाहिए। क्या एक्सपेक्टेशन, विश लिस्ट क्या है आपकी? I think the more money in the hands of the consumers at the down level, तो उससे कंज्यूमर डिमांड में ऑफ टेक में बढ़ना चाहिए। तो होपफुली एग्रीकल्चरल सेगमेंट, मॉनसून अच्छा रहे और मोर एंड मोर जो कंजम्पशन को स्टर कर पाए पॉलिसीज, उससे हमको थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज पिछले 2-3 साल में कंजम्पशन थोड़ा सा वीक रही है, स्पेशली पोस्ट कोविड। तो उसमें अगर बढ़ोतरी मिले, इंसेंटिवाइज हों लोग कंजम्पशन की तरफ, तो बेटर रहेगा। कंजम्पशन तो सर थोड़ा टैक्स में रिजिक करना चाहिए। मिडिल क्लास बहुत उम्मीद कर रहा है और आपका जो बड़ा क्लाइंट है वो मिडिल क्लास से आता है, तो आप लोग भी ये कहना ये चाहते हैं कि थोड़ा टैक्स में कम किया जाए, जीएसटी थोड़ी रिड्यूस की जाए? जी, या थोड़ा इन्फ्लेशन को देखते हुए कुछ जीएसटी में भी अगर एक और जीएसटी काफ़ी एक अच्छा स्टेप रहा, बट उसमें अगर थोड़ा सा रिडक्शन मिले कंज्यूमर के हाथ में। हमारे जैसे एयर कंडीशनर्स है, तो आप एयर कंडीशनर किसी टाइम पे एक लग्जरी मान जाता था, तो 28% जीएसटी है, बट आने वाले टाइम में अब वो लग्जरी नहीं रहा। वी हैव सीन मेनी न्यू कंज्यूमर्स ऑफ एयर कंडीशनर्स इन दिस सीजन, तो उसको भी अगर एक 18% के जीएसटी पे लाया जाए, तो इन सब चीज़ों से एक जनरल स्पर मिलना चाहिए डिमांड में। ओके, बेहतर है। हम लोग देखेंगे बजट में क्या निकल के आता है। लेकिन अनिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए हमसे। तो ये था हैवेल्स का मैनेजमेंट जो काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं। उनको लगता है कि यहाँ से आने वाले क्वार्टर्स में भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सरवीन जी, हैवेल्स का शेयर कैसा लग रहा है आपको? नीरज जी, बहुत बढ़िया चला हुआ है, अभी तक मोमेंटम पकड़ के रखा है अगर आप लंबी अवधि के चार्ट्स देखते हैं। बट सबके लिए ये समझना भी बहुत जरूरी है कि अगर आप इसका लंबी अवधि का चार्ट देखते हैं, इसके ईयरलीज देखते हैं, तो लास्ट 15 साल में कोई भी डिसेंट एक करेक्शन इसमें नहीं रहा है। भाई, कोविड को आपको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि वो तो एक ब्लिप था। तो आई थिंक 10 रुपए वाला शेयर 1800 रुपए चल रहा है, 180 टाइम्स। तो अब यहाँ से और मल्टी बैगर होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बहुत आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। तो मेरी लिस्ट में, जैसे मैंने बोला ना, सेल आउट परफॉर्मेंस, बुक प्रॉफिट इन आउट परफॉर्मेंस एंड बाय अंडर परफॉर्मेंस, जैसे जो थीम था हमारा, आई थिंक हम उसी थीम पे स्टिक रहेंगे। ये सारे बहुत ज्यादा चले हुए स्टॉक्स है, तो थोड़ा मुनाफा बांधेंगे। और जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, थोड़ा आईटी लेंगे, फार्मा लेंगे, सेलेक्टिव एफएमसीजी लेंगे, तो थोड़े पैसे रिलेटिव बेसिस पे ज्यादा बन सकते हैं कंपैरेटिवली। और इसका जो मंथली के जो दो हाई बने अभी 1950 के आसपास एक, और एक 2000 के नीचे से दो हाईज बनाए हैं लास्ट 2 महीनों में। और अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली मुझे दिख रही है कि इसमें आ रही है, तो आई जी। थिंक थोड़ा मुनाफा वसूली रह सकती है। अरे आप 2005 से कंपेयर कर रहे हैं क्या? तब वो था उस भाव पे? जी, 2000 जो इसका जो ईयरली का जो इसका लो है, जहां से ये चला है, वो था 10 रुपए। जहां से ये चला है वो था तकरीबन 2009 का लो। 10 रुपए पे इसका 2009 का लो है। मेरे चार्ट के डेटा में जो मेरे वेंडर दिखाते हैं, उसमें 10 रुपए का लो है। अरे तो 9 तो मतलब जमाना गुजर गया सर, वहाँ कौन देखेगा? नहीं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, 15 साल में 180% रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न होता है, बहुत अच्छा शेयर है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन काफी ओवरबॉट है, तो नए पैसे बहुत ज्यादा उस तरह के नहीं बनेंगे। कहने का मकसद ये है, बहुत ओवरबॉट है, उस तरह के पैसे नहीं बनेंगे जो पीछे बना के आया है। जी, चलिए, तो इसी तरह का नेक्स्ट हेवल्स हमको ढूंढना है सर। हमारा काम है कि कहीं नेक्स्ट हेवल्स ढूंढे, नेक्स्ट मंदी में कोई ऐसा स्टॉक पकड़े जो इस तरह से 50-100x आपको कमा के दे। ओके, सुशांत का सवाल लेते हैं। पूना वाला फिनकॉर्प 418 पे इन्होंने लिया है, क्या राय बनती है इसमें? देखिए, यहाँ पे मेरा थॉट ये है कि फिलहाल तो पिस रहा है शेयर, और कुछ कई क्वार्टर्स से अगर आप देखें, लास्ट 2 क्वार्टर से थोड़ी मंदी है। यहाँ पे 500 के बहुत ज्यादा ऊपर जाके टिक नहीं पाता है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी 400, 390, 400 पे रुकता भी है। तो आई थिंक ये रेंज है 390 के आसपास। मेरे ख्याल से इनको अगर चाहें तो एक स्टॉप लगाएं।
और फिलहाल ट्रेड में बने रहें, उछालों में दोबारा एक बार राय लें, तब पैटर्न में थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, सरोज कुमार का सवाल है, ये यूनो मिंडा के शेयर हैं इनके पास 65 और 1104 के प्राइस पे, और कंसाई नेरोलैक है 100 शेयर 284 के प्राइस पे, 6 महीने से 1 साल का नजरिया। देखिए यूनो मिंडा में तो आप देखिए तो यहाँ पे जो है डेटा थोड़ा सा उतना लॉन्ग टर्म करने के लिए नहीं है, बट ठीक है, आई थिंक उसमें ये ब्लू स्काई टेरिटरी में गया था 1200 के आसपास जाके अभी एक छोटा करेक्शन मार के आया है। मोमेंटम मूव तो अच्छा है, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में 6-12 महीने के लिए चाहते हैं तो बने रहे। मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं वो तकरीबन मुझे 880 850 के आसपास दिख रहे हैं, तो 880 के आसपास इनको एक लेवल पर सपोर्ट का ध्यान रखना चाहिए और वे फिलहाल ट्रेड में यहाँ पे बने रहें। जहां तक रही कंसाई नेरोलैक की बात, यहाँ पे अगर मैं जाके देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है फिलहाल, 340 रुपए से जो चालू हुआ है और वो अब 290 के आसपास कोई भी पुल बैक आ रहा है लास्ट 2.5-3 महीने से 290 के आसपास दम तोड़ रहा है। तो नए समीकरण तो 290 300 के ऊपर ही निकलेंगे। टिल दैट आई थिंक 300 यहाँ इसका एक सीलिंग है, उसके बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा और नीचे में आपको इसने जो लोस किए तकरीबन 250 के आसपास, आई थिंक वो दोबारा चैलेंज होंगे यहाँ पे। ओके, देवेश सोनी का सवाल है, 100 शेयर फीएम इंडस्ट्रीज के 1380 के प्राइस पे, शॉर्ट टर्म का व्यू क्या है इस पे? फीएम FIEM। जी जी, देखिए शॉर्ट टर्म तो अब ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, अब इन्होंने यहाँ शॉर्ट टर्म ये पूछ रहे हैं, बट दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक मेरे हिसाब से। फिलहाल एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है और मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड की बात करें तो 1280 के स्टॉप लॉस से इनको यहाँ पे बने रहना चाहिए। ओके, ऊपर में 1450-1500 के स्तर आएंगे। शहनवाज अंसारी ने HAL खरीद लिया 4100 पर, जी, क्या करें? होल्ड करें, एग्जिट करें? नहीं देखिए, गुड स्टॉक। अब टाइमिंग भी इनकी ठीक ही लग रही है। इनका भाव से तो मेरे ख्याल से ऊपर ही है जो इन्होंने भाव दिया, 4100 बोला ना अपने भाव इनका। जी, तो मेरे हिसाब से बने रहें, 1 से 3 महीना बने रहें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि अराउंड अराउंड 4630 के आसपास इनको एक स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए, थोड़ा मुनाफा भी इनका बंधा रहेगा और 1 से 3 महीना दे दे। अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ तो दोबारा एक तरफ अपना 5500 की हाइस की तरफ जाएगा, उस समय डेफिनेटली चाहें तो थोड़ा मुनाफा बांधे। ओके, इन्वेस्टोग्राम ने सवाल भेजा है कि शुगर सेक्टर में एथनॉल की स्टोरी है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत सारे स्टॉक है, प्राज, इंडिया ग्लाइकोल, द्वारकेश, CID, पेरी, बलरामपुर, रेणुका, तमाम सारे इन्होंने नाम लिखे हैं। 1 से साल 6 महीने के लिए अगर कोई लेना हो बेट तो कौन सा लेना चाहिए? चीनी की खुद की इंटरनेशनल साइकिल थोड़ी सी डामाडोल है और इंपॉर्टेंट लेवल्स 20 रॉ शुगर ने 20 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया है, तो थोड़ा प्रेशर मुझे लगता है चीनी के दामों पे वैसे भी यहाँ आ जाएगा। तो आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म थोड़ा सा प्रेशर बना रह सकता है, बट आई थिंक मुझे बलरामपुर भी ठीक लग रहा है, मुझे द्वारकेश नाम ऑलमोस्ट काफी लंबे करेक्शन यहाँ हो चुके हैं, तो द्वारकेश, बलरामपुर, प्राज जो आपने नाम लिए, आई थिंक काफी सारे नामों में अच्छे पीछे मल्टी मंथ करेक्शन रहे हैं, तो आई थिंक चॉइस मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ। बट सेक्टर को थोड़ा सा मुझे लगता है 1 से 3 महीना अगर और देंगे तो शायद और स्वीट डील इनको मिल जाए, तो 1 से 3 महीना और पेशेंस रख लें, स्वीटर डील्स मिलेंगी तो फिर उस समय डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं, और चाहें तो थोड़ा SIP करना शुरू कर दें, मेरे ख्याल से हर्जा नहीं है। ओके, चिराग ने गांधीनगर सवाल भेजा, इनके पास एक्साइड इंडस्ट्रीज के शेयर है 2000 और 574 के भाव पे इन्होंने खरीदा है, नज़रिया सिर्फ 6 महीने का है। बैटरी वाला शेयर हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छे मूव दिखाए हैं। देखिए, जब नजरिया 6 महीने का कर देते हैं तो थोड़ा हाथ इन्होंने बांध दिए। सेटअप्स तो ठीक ठाक और अच्छे बन रहे थे यहाँ और बन रहे हैं अभी भी, तो जहां मार्केट में कई जगहों पे आपको मंथली नेगेटिव क्लोजेस, क्वार्टरली नेगेटिव क्लोजेस दिखेंगे, वहां ये अभी भी ट्रेंड अच्छा से पकड़ के चल रहा है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक कॉस्ट के आसपास अगर एक स्टॉप लॉस बना के 1 से 3 महीने बना रहना चाहते हैं तो बने रहें, बट उस केस में ये मान के चलें कि ट्रेडिंग बायस के हिसाब से बेस्ट केस 600 रुपए के ऊपर ना सोचें, 600-610 उन एरियाज पे मुनाफा बांधने की भी कोशिश करें, क्योंकि इनका ध्यान थोड़ा सा ट्रेडिंग का है। ओके, अनिल जोशी जी HAL पे भेज रहे हैं, लेकिन HAL पे अभी जस्ट हम लोगों ने रिप्लाई किया, अगर आप शो देखेंगे तो उस पर इसका रिप्लाई हो चुका है कि अच्छा, एक आदमी का क्वेश्चन मान लीजिए HAL पे है तो सबके ऊपर वही चीज़ लागू होता है, उसको एक ही सवाल को हम बार बार पूछेंगे तो समय हमारा जाएगा, इसलिए नए सवाल लेते हैं। वरुण शुक्ला का सवाल लेते हैं, NMDC स्टील जो NMDC से अलग होकर बना है जी, 34 रुपये पे ले रखा है, मतलब मिला होगा इनको, 117 शेयर है इनके पास। जी,
देखिए यहाँ तो तकलीफ वही यहाँ पे थोड़ा सा डेटा की आ जाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म कोई सेटअप से मार्च 23 से ही डेटा मुझे दिख रहा है, तो शॉर्ट टर्म ही इनको बताना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म आई थिंक बढ़िया एक 50 से लेके 70 रुपए के बीच में एक बढ़िया बुलिश पैटर्न बन रहा है, ऐसा मैं अभी फिलहाल मान के चल रहा हूँ, जिसका ब्रेकआउट आइडियली ऊपर की तरफ मिलना चाहिए। सो 1 से 3 महीने का पेशेंस अगर रखेंगे, और स्टॉक इनको ऑलरेडी स्प्लिट में मिला हुआ है, इनकी कॉस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें और 1 से 3 महीने का थोड़ा पेशेंस रखें। ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर मैं इनको टारगेट्स अच्छे उसके बाद दे पाऊंगा, बट फिलहाल 1 से 3 महीना वेट करें। ओके, राहुल के सवाल आरसीएफ और जीएसएफसी पे हैं। आरसीएफ 102 पे खरीदा है, जीएसएफसी 158 पे। फर्टिलाइजर प्ले करना चाहते हैं, मुझे लगता है बजट दिमाग में होगा इनके। सर बजट दिमाग में होगा तो मेरे ख्याल से काफी लेट हो गया उस केस में, तो सब कुछ तो भाग चुका है, इसमें बचा क्या है। आई थिंक बजट के आसपास के हिसाब से जितना चलना था आई थिंक चल गए। 140 वाला आरसीएफ 240 जाके आया है, और जीएसएफसी अगर मैं देखूं तो ये भी तकरीबन 150 वाला ऊपर में 300 होके आया है। तो आई थिंक दोनों में बेटर सेटअप्स तो अगर आप देखें तो फिलहाल तो आरसीएफ के हैं, क्योंकि जीएसएफसी ने लास्ट 3 महीनों में, जैसे 3 हफ्तों में नया हाई नहीं मारा है लाइक बैंक निफ्टी, बट आरसीएफ ने मारा है। तो आरसीएफ के सेटअप ज्यादा बेहतर हैं, तो यहाँ मुझे लगता है अगर इनके पास ट्रेड है तो बने रहें। 204 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा लें ट्रेलिंग। और जेएसएफसी के केस में तो मैं बोलूंगा कि भाई उछालों की तरफ निकले, तो स्टॉक ऑलरेडी डबल हुआ है और बजट के पहले भी थोड़ा चली गया है, मतलब मैं तो बता रहा हूँ लास्ट 6-8 महीनों में डबल हुआ है, बट यहाँ उछालों में निकले। ओके, मदन मक्कड़ का सवाल लेते हैं, अबोहर पंजाब से उन्होंने लिखा। मदन जी, एक तो अपना मोबाइल नंबर आप मत लिखिए ऐसे सार्वजनिक, मुझे आपके नंबर की जरूरत नहीं, आपने क्वेश्चन लिख दिया बहुत है। टैनफेक इंडस्ट्रीज 35 शेयर है 303 पर, लॉन्ग टर्म का व्यू इनको चाहिए। और दूसरा अडानी विल्मर है 150 या 404 पे। टैनफेक तो बहुत ही ज़बरदस्त रैली का जो 303 में इन्होंने लिया है, ऑलरेडी 20-2100 का शेयर है। सरवीन जी, सर मेरे पास इसका कोड अगर मिल जाए तो आई थिंक रेगुलर स्टॉक टैनफेक का मैं बताता हूँ आपको, नंबर बताऊँगे आपको टैनफेक का 506854। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये खाली बीएसई पे चला गया है, तो हम तो सर अभी आजकल एनएससी वाले हो गए, वेंडर्स एनएससी के डेटा ज्यादा थ्रो करते हैं बीएसई के डेटा, तो ये मेरे पास इसका लाइव चार्ट नहीं है सर, बट जितना मैं इसका एंड ऑफ डे चार्ट देख पा रहा हूँ सेटअप्स में, वहां मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा बुलिश पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है 1900-2000 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जब ये पूछ रहे हैं तो जब तक 1900 चैलेंज नहीं होता तब तक बुलिश सेटअप्स बने हुए लॉन्ग टर्म में। और मुझे लगता है कि जब भी 2200-2300 का ब्रेकआउट होगा तो आई थिंक काफी डिसेंट इनको रिटर्न्स यहाँ मिलने चाहिए। तो फिलहाल ट्रेड में बने रहे 1900 के स्टॉप लॉस से। 1900 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रही और बहुत अच्छी रैली स्टॉक में भी बनी। देखिए 2 साल में 350%, 3 साल में 600-700% करीब, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त रैली इसमें बनी है। सरवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों की बहुत बहुत धन्यवाद, मदद करने के लिए। तो शो को यहीं पे समाप्त करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।